हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। नमस्कार आप सभी लोगों को, बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि आज अपने हिंदी के सिलेबस का सबसे अंतिम क्लास होने वाला है। सबसे अंतिम क्लास है आज हिंदी के सिलेबस का। प्यारे बच्चों, आज हम जब उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हम सबसे पहला क्लास लिए थे, आप याद करिए ना, बातचीत पाठ का वो सबसे पहला क्लास जब वरदान बैच का शुरुआत हुआ था, और उस दिन हम लोग सबसे पहला क्लास लिए थे। कैसा माहौल था उस दिन। उस दिन भी हम इतने ही खुश थे और आज भी हम इतने ही खुश हैं। उस दिन आप लोग में भी इतना ही जोश था और आज कहीं ना कहीं उससे ज्यादा जोश है। तो प्यारे बच्चों, आप जिस दिन सबसे पहला दिन हमसे 12वीं क्लास का हिंदी पढ़ना शुरू किए थे, और आज जब हम 12वीं क्लास के हिंदी का सिलेबस का सबसे अंतिम क्लास करवा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे इस परीक्षा की तैयारी में टारगेट बोर्ड की वजह से, अपने प्रिंस सर की वजह से एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला? बताओ बाबू, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस दिन हम पहली क्लास किए थे उस दिन हमारे अंदर क्वालिटी कुछ और था, और आज जब हम 1 साल यहां पर अपना बिताए हैं तो आज क्वालिटी कुछ और है? प्यारे बच्चों, याद करिए ना, सबसे पहला दिन हम आप लोगों को यही बात बोले थे कि जब सिलेबस खत्म होगा तो अपने अंदर झांक करके देखिएगा। जब सिलेबस खत्म होगा ना तो अपने अंदर झांक करके देखिएगा कि क्या हम टारगेट बोर्ड से जुड़ करके प्रोग्रेस किए हैं कि नहीं किए हैं। हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, परीक्षा का तैयारी बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने चाहिए, क्योंकि आप साल भर यहां पर बिताए हैं, आप टारगेट बोर्ड पर ट्रस्ट किए हैं, भरोसा किए हैं, और इसलिए यह सवाल एकदम जायज है कि अगर हम टारगेट बोर्ड से जुड़ करके पढ़ाई किए हैं तो हमारे अंदर कितना प्रोग्रेस हुआ। जिस बात को लेकर के हम टारगेट बोर्ड पे भरोसा किए थे, उस बात पर टारगेट बोर्ड के सभी टीचर्स खरे उतरे कि नहीं उतरे। और जब आप अपने आप से यह सवाल पूछेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं सर जी, यहां आकर के हम बहुत संतुष्ट हैं, हमारा तैयारी बहुत बेहतर है। इंटर परीक्षा को लेकर के जितना डर रहे थे वो डर हमारा खत्म हुआ है यहां टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आज सबसे आखिरी क्लास है। इसके बाद अब क्रैश कोर्स का क्लास लगातार चलेगा। ऐसा ही बारी बारी से करके ना सारे सब्जेक्ट के आखिरी क्लास हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब क्रैश कोर्स का भी आखिरी क्लास होगा, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि एग्जाम के दिन, एग्जाम से एक दिन पहले सब्जेक्ट का भी आखिरी क्लास होगा। प्यारे बच्चों, तो आज पहली पड़ाव तो हम लोग पार कर गए हैं कि सिलेबस हमारा समाप्त हो गया है। प्यारे बच्चे, आप लोग याद करिए ना, हम बोले थे कि अक्टूबर के लास्ट तक हम सिलेबस खत्म कर देंगे। अक्टूबर के लास्ट तक हम सिलेबस खत्म कर देंगे और नवंबर से क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे। अक्टूबर के लास्ट तो ना सही, लेकिन नवंबर का शुरुआत जरूर सही, जिसके वजह से प्यारे बच्चों आज हमारा सिलेबस समाप्त हो गया है। तो प्यारे बच्चे, आज तो हमें बड़ा खुशी मिल रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, कि आप लोगों को भी दुगना खुशी होगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज सबसे लास्ट चैप्टर का सबसे लास्ट क्लास हम लोग आज करते हैं, और आज एकदम बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे, बेहतरीन तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं बाबू? अगर हां तो चलिए आज की इस शानदार सी क्लास को हम एकदम शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। आप लोगों को हम शिक्षा नामक यह जो चैप्टर है पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे। शिक्षा नामक चैप्टर हम पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे, और आज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस बचा हुआ है। यानी कि आज बस और बस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बचा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आज इस सब्जेक्टिव के दौर में हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताएं। आइए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, और तब उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी देख लेंगे, और फिर क्लास के लास्ट में हम लोग और भी चीजें बातचीत करेंगे, ठीक है ना, और भी बातचीत करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज ना हमारा तबीयत भी थोड़ा सा डाउन था,
हम 10वीं वाला क्लास नहीं लिए, चूंकि सर में थोड़ा सा कमजोरी जैसा था, सर दर्द कर रहा था, 10th वाला क्लास हम नहीं लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी था कि चाहे कुछ भी हो 12th वाला तो जरूर ले लेंगे, और इसलिए आपके सामने आज एनर्जी के साथ आ गए हैं, एनर्जी को खींच करके ला करके आपके सामने रखे हैं। प्यारे बच्चों, एकदम अच्छे तरीके से ये पूरा क्लास करिएगा। सब लोग एक बार पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास को अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। एक बार जरूर आप लोग आज की क्लास को शेयर करिए, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो आज कोई भी बच्चे ऐसे ना छूटे जो कि क्लास को लाइक ना किए हों। और हमें लगता है कि पूरे बिहार बोर्ड में अपना ये टारगेट बोर्ड ही ऐसा होगा जहां पर कि हम सबसे पहले हिंदी खत्म कर रहे हैं। कई जगह के बच्चों से मिलते हैं, कई सारे संस्थान हैं, लेकिन टारगेट बोर्ड जहां पर कि सबसे पहले हिंदी खत्म हो रहा है, ठीक है ना। आइए प्यारे बच्चों, आराम आराम से हम लोग पढ़ करके भी चैप्टर खत्म कर लिए पूरा, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर दे करके पढ़ाए हों, खूब वन शॉट लेकर के पढ़ाए हों, ऐसा नहीं। आराम से हम लोग पूरा चैप्टर का पढ़ाई किए हैं, ठीक है ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आइए हम सबसे पहले ना आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और फिर सब्जेक्टिव। और हाँ, एक बात और बता दें, यही वो क्रैश कोर्स है जहां अब के बाद आपका पढ़ाई होने वाला है। तो जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी आधी अधूरी है, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि भाई टारगेट बोर्ड से शायद पहले जुड़ गए होते तो हमारा बेहतर नंबर आ जाता, वैसे सभी बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स है जहां पर कि जुड़ करके आप अपने सपनों को एक नई उड़ान अभी भी दे सकते हैं, अभी से भी दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, अगर इस क्रैश कोर्स में आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चाहे साइंस वाले बच्चे हो, चाहे आर्ट्स वाले बच्चे हो, जरूर आप लोग इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइएगा। आइए हम लोग पहले ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सारा समझते रहेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति की रचना इनमें से कौन सी है, बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संख्या 21 है इस चैप्टर में, और सब्जेक्टिव भी लगभग 10 के आसपास है। तो बताइए, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, कौन सी रचना जे कृष्णमूर्ति की है। तो हम लोग शिक्षा पाठ पढ़े हैं, शिक्षा जो है ना, ये प्यारे बच्चों जे कृष्णमूर्ति की रचना है, याद रखिएगा। अगला नंबर, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। कहां हुआ था, जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन, मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जद्दू कृष्णमूर्ति हम आपको बताए थे, जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो मां की जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उस समय जे कृष्णमूर्ति सिर्फ 10 साल के थे, यानी कि जब जे कृष्णमूर्ति 10 साल के थे तभी उनके माता जी का देहांत हो गया था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। तो यह जो जे कृष्णमूर्ति का जो शिक्षा कृति है प्यारे बच्चों, यह क्या है, एक निबंध है, यानी चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, हाँ, यह एक निबंध है। हमें लगता है निबंध ही है, लेकिन कहीं कहीं पर ना शायद संभाषण भी देता है। इस वाले में ना कहीं कहीं पर संभाषण भी दे देता है। हम एक बार देख लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जो शिक्षा है 155 पेज, ये इसको ज्यादा क्या लिखना उचित रहेगा, संभाषण या फिर निबंध। एक बार हम ना ये देख लेते हैं, ठीक है ना। कृष्णमूर्ति प्राय लिखते नहीं थे, वे बोलते थे, संभाषण करते थे। प्रश्नकर्ता को यह शैली भारत की पूरी दुनिया का इसमें उनके सभी संभाषण, यहाँ उनके संभाषण प्रस्तुत है। संभाषण है प्यारे बच्चों, यही है, ठीक है ना। यहां पर ना निबंध से बढ़िया होगा आप संभाषण करिएगा, यानी चौथा का ए ऑप्शन होगा, संभाषण, ठीक है ना। तो जो बच्चे निबंध लिखने वाले थे भाई इरादा बदल लीजिएगा, संभाषण होगा। आइए प्यारे बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन, मेघा कहां नहीं हो सकती है। इस पूरे चैप्टर में जे कृष्णमूर्ति यही ना बताए हैं कि जहां पर भय है, जहां पर डर है, वहां पर मेघा नहीं हो सकती है, यानी 5वां का बी ऑप्शन सही होगा। जहां पर भय है, जहां पर डर है, वहां पर मेघा कभी नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है। लेखक कहते हैं कि कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने से, कुछ परीक्षा पास कर लेने से ज्यादा कठिन है जीवन को समझना। कुछ परीक्षा पास कर लेने से ज्यादा कठिन क्या है, जीवन को समझना। जीवन को समझना ज्यादा कठिन है कुछ परीक्षा पास कर लेने के बजाय। अगला नंबर क्वेश्चन,
लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो लेखक कहते हैं कि भाई अगर सच्ची शिक्षा आपको मिले तो आप व्यापक तौर से आगे बढ़ेंगे, यानी कि व्यापकता मिलती है। अगला, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? लेखक कहते हैं कि बचपन में स्वतंत्र वातावरण में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, जिंदगी का अर्थ क्या है? जे कृष्णमूर्ति के नजर में जिंदगी का अर्थ क्या है? तो लेखक कहते हैं कि सत्य प्राप्त करना ही जिंदगी का सही अर्थ है, यानी 9वां का डी ऑप्शन होगा। जिंदगी का अर्थ है सत्य प्राप्त करना, सत्य की खोज करना। आगे पढ़ते हैं बाबू, 10वां नंबर, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? बताइए। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो याद रखिएगा, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार भय जो है, ध्यान रखिएगा, भय जो है ये भय ना, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों को और उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता? अच्छा, नाराजगी। अगर आप किसी से नाराज है ना तो संबंध, प्रेम सब नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? यह जो पूरा विश्व है यह किस ओर अग्रसर है? तो याद रखिएगा, यह पूरा विश्व, ध्यान रखिएगा, सब लोग एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में है, यानी कि प्रतिस्पर्धा के होड़ में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? बताइए बाबू। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम ये जे कृष्णमूर्ति की रचना है। 12 का सी ऑप्शन होगा, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। शायद एक बार हमें ना कंफर्म हो लेने दीजिए भाई, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, हाँ, जे कृष्णमूर्ति की रचना है, ध्यान रखिएगा। यहां पे थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे, हमको लगा था कहीं मोहन राकेश का तो नहीं है। आगे, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी साम्यवादी सत्तावादी से लड़ रहा है। साम्यवादी, फिर तो यहां पर यही होगा कि साम्यवादी जो है वो सत्तावादी से लड़ रहा है। साम्यवादी सत्तावादी से लड़ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ। कब हुआ? 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ। आगे बताइए, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, 15 नंबर क्वेश्चन, पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या नाम था? जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी 15 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये तो बताइए दिए ना कि जे कृष्णमूर्ति की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? जे कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते थे, उपन्यासकार थे, प्रसिद्ध नाटककार थे, वह प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। क्या होगा? वह प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ के रचयिता है जे कृष्णमूर्ति। अगला बता दीजिए, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबू 19 नंबर ध्यान रखिएगा, जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश में, 19 का ए ऑप्शन। जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगला बताइए, लीडबेटर विश्व शिक्षक के रूप किनमें देखते थे? लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? तो लीडबेटर जो थे वह जे कृष्णमूर्ति में ही विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। अगला क्वेश्चन बताओ बाबू, जे कृष्णमूर्ति किनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? तो जवाब होगा शिक्षा किनकी रचना है? शिक्षा जे कृष्णमूर्ति की रचना है, तो जवाब क्या होगा? शिक्षा जो है वो जे कृष्णमूर्ति की रचना है। अब उसके बाद लो आ गया भाई, ये नहीं है। 21 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव, हमें लगता है कि 21 में आपका 18 प्लस तो जरूर होगा। जल्दी से बताइए तो 21 में कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं? 21 में कितना क्वेश्चन आपका सही है, एक बार बता दीजिए। हमें लगता है कि 21 में कम से कम 18 प्लस तो होना चाहिए। 18 प्लस तो बिल्कुल होगा, हाँ ठीक है ना। आज दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है सर। हाँ बाबू, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, यह खबर शाम को आया है लाल किले के पास। अब देखिए किस बात को लेकर के ब्लास्ट हुआ, कौन करवाया,
क्या हुआ नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता लगेगा। तो अभी आप लोग इस पे ज्यादा बातचीत ना करें कि भाई कैसे हुआ, आतंकवादी घटना हुआ कि कोई सीएनजी गैस फटा। हो सकता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा ना सीएनजी गाड़ी चलता है, तो हो सकता है सीएनजी सिलेंडर फट गया हो, कई कारण हो सकते हैं। तो अभी तो वो जांच का विषय है, जांच आने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है ना। चलिए आइए, तो ये 21 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को पता लग गया। चलिए बहुत बढ़िया। और अगर 20 क्वेश्चन सही किए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी ना इसमें बड़ा हल्का हल्का है, सब्जेक्टिव में भी कोई दमे नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन, टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 8 को मात्र सब्जेक्टिव है। कह रहा है शिक्षा का क्या अर्थ है और इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा का क्या कार्य है ये स्पष्ट करना है। तो लिखेंगे कि मानव जीवन का सर्वांगीण विकास शिक्षा से है। मतलब अगर शिक्षा है तो मानव जीवन का सब तरह से विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। मनुष्य में साक्षरता, बुद्धिमत्ता, जीवन कौशल जैसे गुण होने बहुत आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा ही विद्यार्थी आदि अनेक विषयों की पढ़ाई करता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। यही शिक्षा का कार्य है। मतलब अगर व्यक्ति में शिक्षा हो, अगर व्यक्ति शिक्षित हो तो उसका सर्वांगीण विकास होगा, सब तरफ से विकास होगा। मनुष्य में साक्षरता, बुद्धिमत्ता, जीवन कौशल जैसे गुण होने बहुत आवश्यक है। यानी कि अगर शिक्षा का विकास होगा तो मनुष्य साक्षर होगा, उसका बुद्धि बढ़ेगा, उसका जीवन कौशल अच्छा होगा, यह सब बढ़िया होगा। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी अनेक विषयों की पढ़ाई करता है, परीक्षा में पास होता है, ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। ये सब शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। सर हम लोग एक गांव से 9 गो दोस्त टारगेट बोर्ड से पढ़ते थे, पर हम लोग 12th बुक ऑर्डर किए थे, पेमेंट भी कट गया। अब बोल रहे हैं कि आपका ऑर्डर ना हुआ है। अब हम लोगों को टारगेट बोर्ड से भरोसा टूट गया। ओ हो भाई साहब, ऐसा है क्या? विपुल भाई, विपुल राज, आप ना आपको मैं कैसे कांटेक्ट करूं जो बताओ, आपको हम कैसे कांटेक्ट करें ये आप हमें बता दीजिए। मैं खुद आपके पास फोन करूंगा। अगर आपका किताब सचमुच में ऑर्डर हुआ है लेकिन वो ऑर्डर नहीं हो पाया, आपका पेमेंट कट गया, ऑर्डर नहीं हो पाया, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा और आपको किताब भेजूंगा, ठीक है ना। विपुल राज 986M। अगर आपका एडमिशन एप्लीकेशन पे है तो किस नाम से है जरा एक बार बता दीजिए, हम एप्लीकेशन में से आपका नंबर निकाल लेंगे और आपको कॉल कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, अपना मोबाइल नंबर ना लिखो भाई, झूठों के वायरल हो जाओगे, लोग फोनवा कर करके परेशान कर देगा, ठीक है ना। मोबाइल नंबर कभी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहिए, प्राइवेसी है वो सब। डेटा, जिसको डेटा कहते हैं, आपका पर्सनल डेटा है, उसको शेयर नहीं करना चाहिए कभी, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आपका एडमिशन है तो आप हमें लिख दीजिए अपना आईडी नेम, ठीक है ना, हम जरूर आपसे संपर्क कर लेंगे, या फिर आप हमें मेल कर दीजिएगा, वहां से भी देख लेंगे, ठीक है। किस नाम से आपका आईडी है जरा बता देना भाई। चलो आप बताना, ठीक है बाबू, आप बता देना, मैं देख लूंगा। क्लियर। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हो गया ना, शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके क्या कार्य है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जीवन क्या है, लेखक इसके अपने मतलब जीवन के बारे में क्या बताते हैं। तो लिखेंगे जीवन का परिचय देते हुए लेखक ने कहा है कि इसमें अनेक विविधताएं और रहस्यमयी यादें मौजूद होती हैं। मतलब अगर जीवन है तो जीवन में बहुत सारी यादें होती है, अनेक तरह की यादें जीवन में मौजूद होती है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन विराट है, जीवन सुख दुख से युक्त होते भी आनंदमयी है, क्योंकि मनुष्य लगातार कर्म करते रहता है। मतलब एक जीवन है और इसी जीवन में सब कुछ होना है, ठीक है ना, इसी जीवन में सब कुछ होना है, ध्यान रखिएगा। इसी जीवन में सब कुछ है, यानी कि जीवन का जितना हो सके आनंद लीजिए, ठीक है ना, जितना हो सके आनंद लीजिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। सर वो लड़का झूठ बोल रहा है, हो सकता है भाई कि सच बोल रहे हो, ऐसा हम थोड़ी मान लें कि वो लड़का झूठ बोल रहा है, हो सकता है कि उसका जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो बातचीत करने के बाद है ना पता लगेगा, ठीक है। हाँ
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बचपन से ही हमारा ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो, क्यों? लेखक बताए हैं ना इस चैप्टर में कि भाई बचपन से ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां पर कि जीवन एकदम स्वतंत्रता पूर्ण हो। बचपन से हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां की जीवन एकदम स्वतंत्रतापूर्ण हो। लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? तो लिखेंगे बचपन से ही स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में रहना आवश्यक है क्योंकि ऐसे वातावरण में भय की गुंजाइश नहीं रहती है। यानी कि बचपन से ही हमें स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए क्योंकि स्वतंत्र वातावरण में भय की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है ना? ऐसे वातावरण में संपूर्ण जीवन का विकास हो जाता है। लेखक जे कृष्णमूर्ति का कथन एकदम सही है क्योंकि ऐसे वातावरण में रहने से मनुष्य का विकास तीव्र गति से विकास होता है। अगर आप किसी को गुलाम बनाएंगे, अगर आप किसी को एकदम गुलामी वाला एकदम जीवन देंगे, उसका दिमाग उतना विकास नहीं करेगा। लेकिन अगर व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तो वो बहुत ज्यादा विकास करेगा। यह बात एकदम सही है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती है, क्यों? लेखक जे कृष्णमूर्ति कहते हैं ना कि जहां डर है, जहां भय है, वहां मेघा एकदम नहीं हो सकता है। ऐसा लेखक क्यों कहते हैं? लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि जहां भय है, जहां डर है, वहां मेघा नहीं हो सकता है? लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? तो लिखेंगे मेघा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में निर्भयतापूर्ण सोचता है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट मेधावी है, उसके पास खूब टैलेंट है, तो वो एकदम निर्भय होकर के एकदम बिना डर के कोई चीजें सोचता है और सत्य को समझता है। यदि मनुष्य भयभीत है तो वह कभी मेधावी नहीं हो सकता है। अगर मनुष्य डरा हुआ है तो उसके अंदर टैलेंट कभी नहीं आ सकता है। इसे लेखक ने कहा है कि जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती है। लेखक कहते हैं कि जहां भय है, जहां डर है, वहां कभी भी मेघा यानी कभी भी टैलेंट नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? लेखक कहते हैं कि भाई जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, जीवन में विद्रोह क्यों करना चाहिए? तो लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे कि जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। लेखक कहते हैं कि देखिए जीवन में ना विद्रोह का स्थान एकदम उच्च है। जीवन में खूब विद्रोह करिए, लेकिन जायज विद्रोह होना चाहिए, नाजायज नहीं। अधिकांशतः व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत होता है। मनुष्य तभी उन चीजों का एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य सही चीजों का एहसास कर पाता है तभी क्या होता है, तो वह जीवन के साथ, अपने ही जीवन के साथ विद्रोह करता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खड़ा होकर के उसका समाधान करता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन है व्याख्या करने वाला। व्याख्या कौन से लाइन का करना है? तो लाइन कहता है यहां प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा शक्ति को आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। लेखक कहते हैं कि यहां प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। आज है ना, आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे, आपके विरोध में 10 लोग खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, आपके विरोध में 10 लोग खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे आपका लोग विरोध करना निश्चित रूप से शुरू कर देंगे। देखते हैं, कोई कितना भी बढ़िया व्यक्ति क्यों ना हो, जैसे ही वो राजनीति में आता है लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले लोग उसकी जय जयकार लगाते हैं, लोग उसके पहले ना उसको खूब वाहवाही देते हैं, लेकिन जैसे ही राजनीति में आया तब विद्रोह शुरू हो जाता है बाबू। ठीक है ना, आप देखिए ना, आपको एक एग्जांपल देते हैं। भोजपुरी के 2 बड़े बड़े स्टार थे, एक खेसारी लाल यादव और दूसरे थे पवन सिंह। दोनों एक से बढ़कर के एक थे, किसी को हम कम किसी को ज्यादा नहीं कहेंगे। अपने जगह पे पवन सिंह भी ऊंचे हैं, खेसारी लाल यादव भी ऊंचे थे। दोनों को सब लोग जानते हैं, शायद पूरे भारत भर में सब लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह एक कौन सा शो था, बिग बॉस नहीं, राइज एंड फॉल, वहां पर गए थे। भाई खूब नाम हुआ, सब देश के लोग कहने लगे भोजपुरिया स्टार है, भोजपुरिया स्टार है, बिहार के लाल है, पूरा एकदम वाहवाही हुआ। लेकिन वही पवन सिंह जैसे ही राजनीति में एंट्री मारते हैं गाली पड़ना शुरू हो जाता है। खेसारी लाल यादव को देखिए, जब तक गाना गा रहे थे तब तक ठीक थे, अब जैसे ही वो राजनीति में आए लोग भला बुरा कहना शुरू कर दिए। यानी कि जीवन में आप जहां पर भी आगे बढ़ना शुरू करेंगे ना, आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे, आपके विरोधी सब जगह पे हो जाएंगे, चाहे आप रहें या कोई और रहे या हम रहें।
आज अगर हम ही यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, इतने बड़े संस्थान को संभाल रहे हैं, पूरे बिहार के बच्चे आज हमें जान रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि सब लोग हमारा तारीफ ही करें। बहुत सारे लोग आए दिन आप लोग वीडियो में देखते रहते हैं कि लोग हमारा बुराई कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं बाबू? आए दिन आप लोग इस प्रकार का वीडियो देखते होंगे कि जिसमें कि हमारा बुराई चल रहा है। तो हम तो यही जानते हैं कि भाई अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे, आपका विरोध होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका विरोध होना तय है। जीवन में आप तरक्की करोगे, आपका विरोध होगा, एकदम क्लियर है। समझ में आ गया ना? यही बात बताया जा रहा है। तो देखिए, यही चीज ना यहां पर कहा जा रहा है कि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक का कहना है कि आज के समय में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य जो है वो किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। अगर आप है ना, आप एकदम दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा, एकदम जरा ध्यान से सोचिएगा ना, आपके गांव में आपसे जलने वाले 10 लोग होंगे। चाहने वाले भले 2 लोग रहें, या फिर चाहने वाले अगर 10 हैं तो बुराई करने वाले भी 5 होंगे। ये कंफर्म है। बहुत सारे लोग, अगर आप पढ़ने में तेज होंगे, गांव के अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी के लोग ना आपको देख के जलते होंगे, अरे वो कैसे इतना पढ़ने में तेज है। तो जलन की भावना यह निश्चित है, स्वाभाविक है। तो लोग किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। यह मानव जीवन का नकारात्मक पहलू है। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम के लिए संघर्षरत है। हर एक व्यक्ति मेहनत करता है, हर एक व्यक्ति कोशिश करता है कि भाई उसको समाज में सम्मान मिले, उसके पास पावर हो, उसके पास आराम हो, ज्यादा वो ये न करे। लोगों में क्रूरता अपनी चरम सीमा पर है। संपूर्ण विश्व के लोगों की इन्हीं संघर्ष के वातावरण में डालने का प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है ना? 7वां नंबर क्वेश्चन, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? नूतन मतलब नया। लेखक कहते हैं कि नए विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? बताओ बाबू, नए विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? ठीक है ना? बताओ जल्दी से। सर टारगेट बोर्ड हेल्पलाइन में फोन नहीं लगता है। बाबू आप ये समझो सबसे पहले, ठीक है ना, आप सबसे पहले ये समझो कि हमारे पास कॉल उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। कभी ना वीडियो बना करके दिखा देंगे कि हमारे पास कितने लोग हैं कॉल उठाने के लिए। अभी क्या है कि कुछ किताब को लेकर के, कुछ क्रैश कोर्स को लेकर के, या फिर किसी समस्या को लेकर के बहुत ज्यादा लोग फोन कर रहे हैं। ठीक है ना? बहुत ज्यादा। एक बार में ना लगभग हजार लड़कों का फोन आता है। और सोच लो हमारे पास उठाने वाले 40-45 लोग हैं। कैसे एक बार में पूरा फोन उठेगा? संभव है? आप फोन कर रहे हैं तब तक 10 लोग फोन घुसा दिया, फिर आप सोचेंगे कि दोबारा रिंग करते हैं तब तक फिर कुछ लोग फोन कर दिया। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि भाई बिजी बताते रहता है। खुद हम अपने फोन से अगर कॉलिंग सेंटर में फोन करते हैं ना, 10 बार 15 बार भी लगाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं उठा रहा है। अभी के समय में, बाकी अनदिना तो आप जानबे करते हैं कि एक बार में लोग उठा लेते हैं, लेकिन अभी का माहौल ऐसा है कि भाई इतने ज्यादा फोन आ रहे हैं कि संभालना मुश्किल हो रहा है। तो इन सब चीजों को समझिए आप लोग। ठीक है ना? हालांकि जो बच्चे किताब ऑर्डर किए थे उनके पास हम खुद फोन करके बता दिए थे, कि आपका किताब आने वाला है। आप लोग चिंता न करिए, 11 तारीख के बाद पहुंच जाएगा। आप लोग के पास फोन गया था हमारा? हैं? आप लोग के पास हमारा फोन गया था ना बाबू? गया होगा, जरूर गया होगा। नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है बताइए? नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है बताइए? नया विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? तो लिखेंगे कि नूतन विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्र तथा निर्भीक वातावरण, यानी कि अगर आपका वातावरण स्वतंत्र है, एकदम निर्भीक है, तो आप नए विश्व का निर्माण कर सकते हैं। सत्य और यथार्थ का परिचय करवाया जाए, जिससे लोगों में क्रूरता जैसी भावनाएं दूर होगी और संपूर्ण विश्व एक समाधानकारी व्यवस्था के अनुरूप नूतन विश्व का निर्माण कर पाएगा। यानी कि पूरे विश्व में एक नया समाज का निर्माण हो पाएगा। सब जगह एक नए लोग आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए नूतन विश्व का निर्माण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, कैसे? कह रहा है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों अलग अलग प्रक्रिया नहीं है, कैसे? यानी कि लेखक कहते हैं कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों एक ही प्रक्रिया है।
ठीक है ना। तो लिखेंगे कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों अलग अलग प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जीवन में सीखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपके सिलेबस का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, जरा बढ़िया से सीखिएगा। कहते हैं लेखक कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों अलग अलग प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जीवन में सीखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो एक प्रकार की क्रांति है। व्यक्ति संपूर्ण जीवन सीखते रहता है, प्रत्येक वस्तु हमें सिखाते रहता है। जीवन में प्रेम भी एक पहलू है। प्रेम से कोई कार्य करना महत्वाकांक्षा नहीं है। मतलब अगर आप प्रेम से कोई काम करेंगे ना तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। प्रेम से कुछ भी किया जा सकता है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रेम से आप दुनिया को, संसार को जीत सकते हैं, लेकिन नफरत से नहीं। अगर हम ऊंचा उठना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं, तो हमें इस कार्य में प्रेम की अनुभूति होती है। यानी कि आप कोई भी काम करें, अगर ऊपर उठने के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रेम से ही सब काम होगा। यह बात एकदम ध्यान रखिएगा। और प्यारे बच्चों, ये आपका सबसे लास्ट चैप्टर था, और इसी के साथ प्यारे बच्चों हम सबसे पहला शब्द यही लिखेंगे, जय मां शारदे। हम सबसे पहला शब्द आज यही लिखेंगे, जय मां शारदे। माता सरस्वती की कृपा से आज अपना ये सिलेबस प्यारे बच्चों समाप्त हो गया, ठीक है ना। आज माता सरस्वती की कृपा से संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो गया है। आज माता सरस्वती की कृपा से संपूर्ण सिलेबस जो है यह समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आज एकदम संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो गया है, ठीक है। संपूर्ण सिलेबस आज एकदम समाप्त है, एकदम प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। आज संपूर्ण सिलेबस समाप्त है प्यारे बच्चों। आप लोगों का ये प्यार आज यहां तक लेकर के आया, तो चलिए एक बार जोरदार ताली नहीं होना चाहिए? जोरदार ताली नहीं होना चाहिए एक बार? और क्या प्यारे बच्चों थैंक्स, एक बार थैंक्स नहीं होना चाहिए? बताइए ना, एक बार कमेंट बॉक्स में क्या थैंक्स नहीं होना चाहिए? आज सिलेबस समाप्त हुआ है, ठीक है ना। तो आज आप लोग थैंक्स हमें नहीं बोलेंगे क्या? इतना मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए, तो एक बार थैंक्स तो जरूर बोल दीजिए, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, आज आपका सिलेबस समाप्त हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा अच्छे तरीके से ये पूरा साल हम लोगों का बीता। सिलेबस भी आराम आराम से पूरा खत्म करवाए, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर आए, व्याकरण भी पढ़ाए, चैप्टर भी पढ़ाए, बहुत अच्छे से सब कुछ खत्म हुआ। तो प्यारे बच्चों, अब हमें लग रहा है कि हमारा बोझ एकदम हल्का हो गया है। पता है, सिलेबस जब शिक्षक शुरू करता है ना, तो उसको लगता है कि ये बोझ हम बच्चों के ऊपर से और हम अपने ऊपर से जल्दी हल्का करते हैं। और आज हमें बड़ा हल्का महसूस हो रहा है, लग रहा है ना कि हम निश्चिंत हो गए अब 12वीं क्लास के बच्चों से, ऐसा हमें फील हो रहा है। हालांकि अभी निश्चिंत नहीं हुए हैं, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि हम कुछ बड़ा कार्य किए हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा कार्य किए हैं, हमें ऐसा फील हो रहा है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ आज मिल करके, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग एकदम अच्छे तरीके से आगे भी मन लगा करके पढ़ते रहिएगा, मन लगा करके सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब कल से हम लगातार क्रैश कोर्स का क्लास लेंगे, यानी कि एक बार तो सिलेबस खत्म हो गया, अब फिर से दूसरा बार सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है ना। फिर से दूसरा बार हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे, तो एकदम तैयार रहिएगा आप लोग। कल से प्यारे बच्चे आप लोगों का पूरा क्रैश कोर्स ही चलेगा। बीच में हम जनरल क्लास लेते रहेंगे, महा मैराथन लेते रहेंगे, वन शॉट लेते रहेंगे, VBI ऑब्जेक्टिव लेते रहेंगे, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव लेते रहेंगे, व्याकरण वाला क्लास, ये सब ना कॉमन टॉपिक जो भी है ना, वो सब हम लेते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमें बड़ा खुशी हो रहा है कि आप लोग भी अब सिलेबस से निश्चिंत हो गए, हम भी सिलेबस से निश्चिंत हो गए। अब अगली क्लास का इंतजार करिए, जहां पर हम आप लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाएंगे, क्रैश कोर्स के अंदर ही सब कुछ पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, धन्यवाद, लव यू सो मच।